नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी जो उत्तर प्रदेश पेट की जो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है और इस परीक्षा को 28 से 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और अब इस परीक्षा में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों में यह द्वंद्व का विषय था कि कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाए इतने कम समय में, किस तरह से सिलेबस को कवर किया जाए। तो इसी के संदर्भ में सागर सिविल सर्विसेज की तरफ से एक छोटा सा अनोखा प्रयास किया गया है। इसमें हमारी कोशिश यह है कि जो आपके यूपी SSS आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है पिट का, उसी के टॉपिक के अनुसार ही चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए कम समय में, और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उस टॉपिक के संदर्भ में उन सारी चीज़ों को जल्दी से कवर किया जाए। ठीक है, जिससे कि आपका सारा सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए और आप अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। दोस्तों इसमें हम टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें शुरू करेंगे वो उनमें इतिहास विषय है, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, फिर ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था है। ऐसे इसी क्रम में हम चीज़ों को कवर करेंगे और हर टॉपिक को उससे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और टेबल कंटेंट है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों आज हम इतिहास विषय से चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें जो आपका सिलेबस में पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। निश्चित तौर पर आप सभी को पता होगा, जब हम कल सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो हमने सारी चीज़ें आपको बताई थी। दोस्तों इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं रिपीट होते हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उनके एक्सप्लेनेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में उनकी संस्कृति के जो महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में ये मैप दिया हुआ है। हो सकता है ये आप मैप को अच्छे तरीके से विजुअलाइज ना कर पा रहे हों। चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके आपको समझा देता हूँ। ये जो मैप दिया गया है वास्तव में ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जो बह रही है, इसी के साथ ही प्राचीन समय में एक सभ्यता का विकास हुआ था इसी के आसपास के क्षेत्र में। उस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस नदी की घाटियों में जिन सभ्यता का विकास हुआ था उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और ये उनके जो है स्थल हैं, जैसे मुसाखेल, मेहरगढ़, रोहिणी, रेहड़ी, मोहनजोदड़ो, इस नाम से आप बहुत परिचित होंगे, और हड़प्पा जिससे आप सबसे ज़्यादा परिचित होंगे इस नाम से। ठीक है, चन्हूदड़ो, ठीक है, धौलावीरा, सुरकोटदा, देशलपुर, लोथल, ये सारे वो क्षेत्र हैं जो हड़प्पाई स्थल हैं। आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ये मांडा दिया गया है। सबसे उत्तर में कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मांडा जो क्षेत्र है वर्तमान में भारत का क्षेत्र नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन है ये अपने केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा। और जो है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो कौन सा है? सुत कांगेडोर, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो है दैमाबाद। ठीक है, ये दैमाबाद जो है इसका इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो गुजरात का ये लोथल बंदरगाही क्षेत्र था। ठीक है, ये धौलावीरा, सुरकोटदा, ये महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल थे। तो इस मैप को हमने मोटे मोटे तौर पर समझ लिया है। चलिए आइए इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको देखेंगे। आज का हमारा जो पहला फैक्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो ये किस युग से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस स्थल के द्वारा किया जाता है? तो किस स्थल के द्वारा किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था, मांडा के द्वारा। ठीक है, जो कहाँ पर है? अपने प्यारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दैमाबाद के द्वारा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति की जो पश्चिमी सीमा है वो सुतगांगेडोर है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी एरिया में स्थित है पाकिस्तान के। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा है
ये आलमगीरपुर है। ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है वो कौन सा स्थल है? तो हड़प्पा स्थल है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो भी जो वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, वो भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महान स्नानागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो था ये गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो यानी कि बंदरगाही क्षेत्र था, यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता था। मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति पाई गई है कहाँ से? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त जो देवता की कृति है वो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है? हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था तो कौन से? सर जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था तो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हैं प्रथम पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझा था। ठीक है। सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का शब्द जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आपको ये पता है कि आप उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा देने जा रहे हैं, हो सकता है इसमें इस सभ्यता से संबंधित जो है उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के बारे में पूछ लिया जाए जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो वो हैं आलमगीरपुर, ठीक है, और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास दो स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ पर स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो धौलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? तो कालीबंगा से खोज हुई थी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई थी? तो ये कालीबंगा से हुई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? हरियाणा का राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके आधार पर इस सभ्यता का नामकरण भी किया गया था। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, भारत में स्थित नहीं है। और भारत में स्थित जो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। ये कहाँ का है? हरियाणा का। ठीक है। मनका बनाने का जो कारखाना है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का जो कारखाना है वो चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। भारत में कपास की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत में कपास की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ से मिट्टी के हल की जो आकृति है वह मिली है तो बनावली से मिली है। ध्यान रखिएगा, बनावली से मिली है। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ से मिट्टी के हल की जो आकृति मिली है वह बनावली से मिली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पन स्थल जहाँ से शवपेटिका यानी कि ताबूत के जो है प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के वह स्थल जहाँ से शवपेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो वह स्थल कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज
कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद जब बहुत सारे स्थलों की खोज शुरू हुई है हड़प्पा सभ्यता के, तो उसमें बहुत सारे स्थल जो हैं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनकी सर्वाधिक संख्या गुजरात से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा है। चलिए अब टेबल कंटेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के संदर्भ में जो सवाल कई बार पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं और वो स्थित कहाँ पर हैं और उनका उत्खनन करता कौन है, तो ये चीज़ें भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है ये। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, आपको ध्यान रखना है सिर्फ पंजाब प्रांत भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है और उसी पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में हड़प्पा का जो सभ्यता का जो स्थल है पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो पहले बार उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। फिर माधव स्वरूप ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में पुनः इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िले में स्थित स्थल है। ठीक है, और इसकी जो उत्खननकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी थे। इन्होंने 1922 में इसका उत्खनन करवाया था। मैके ने 1927 में करवाया था। फिर व्हीलर ने 1930 में करवाया था। ठीक है, आपको एक एक करके शुरुआत के ध्यान रखने हैं। ठीक है, चनहूदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह ज़िले का यह स्थल है। ठीक है, और 1925 में मैके के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपको इन स्थलों के पास की जो नदियां हैं जिनके किनारे पर ये बसे हुए हैं उनको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला के अंतर्गत ये स्थल पाया जाता है। ठीक है, अमलानंद घोष जो है 1951 में इन्होंने पहली बार इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, बीवी लाल और वीके थापर जो है 1961 में इसका पुनः उत्खनन करवाया था। कोट दीजी जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान का हिस्सा है। ठीक है, और फजल अहमद जो है इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था 1953 में। ठीक है, रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है, वहाँ पर यह स्थल है और रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन पहली बार 1953-54 में करवाया गया था। ठीक है, रोपण स्थल जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण स्थल जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब का जो है रोपड़ जिला, और इसके द्वारा इनमें यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसका उत्खनन करवाया गया था पहली बार, ध्यान रखिएगा। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात का अहमदाबाद जिला में यह स्थल है। रंगनाथ राव के द्वारा ही इसका भी उत्खनन करवाया गया था पहली बार 1954 में। ठीक है, आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित स्थल है। ठीक है, आपसे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा हड़प्पाई स्थल है, तो आपको बताना है आलमगीरपुर। ठीक है, और यह स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। ठीक है, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में इसका उत्खनन करवाया गया था। सुतकांगे डोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। सुतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मकरान ज़िले में जो है समुद्र तट के किनारे पर स्थित है और ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1927 में इसका उत्खनन करवाया गया था। बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे जो है बनावली हड़प्पाई स्थल स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन पहली बार करवाया गया था। धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थल स्थित है। जेपी जोशी के द्वारा जो है 1967 से 68 में इसका उत्खनन पहली बार करवाया गया था और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में इसका पुनः उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, सुतका कोह जो है
वो सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। सुध का कोह जो है वो सादी कौर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यह दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में इसका पहली बार उत्खनन करवाया गया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने सैंधव सभ्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सारी चीज़ों को देख लिया। चलिए वैदिक संस्कृत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। महाग्रंथ का उपनाम क्या है? तो यह सतसाहस्त्री संहिता है, ठीक है। महाग्रंथ का उपनाम क्या है? तो यह सतसाहस्त्री संहिता है, ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा, वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था, यानी कि इस समय एक देवता की पूजा नहीं होती थी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी किसमें? बलि और कर्मकांड में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो है जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। और इसमें भी शुरुआती जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जनता का इतना कर्मकांड में विश्वास नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा कर्मकांड की प्रवृत्तियाँ बढ़ गई थी, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ पर? तो ऋग्वेद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। गोत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं किस देवता को संदर्भित हैं? तो वह इंद्र देवता से संबंधित हैं, ठीक है। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वह इंद्रदेव से संबंधित हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है, आप सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वैदिक ग्रंथ वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो यह वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में भी यह 10वें मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त में, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव शब्द जो का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया गया है? तो जौ के लिए। जैसे हम लोग जौ बोलते हैं, कृषि उत्पाद को एक फसल है, और उसी को ऋग्वैदिक काल में यव बोला जाता था, ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसे दसराग युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, वह नदी कौन सी थी? परुषणी नदी। परुषणी नदी वर्तमान में किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो रावी नदी। रावी नदी को ही ऋग्वैदिक काल में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था, और इसी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसे? तो गाय को, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभ में महत्वपूर्ण जो संपत्ति है गाय को समझा जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? ठीक है, देखिए वही फैक्ट मिल गया है। वैदिक काल में अघन्य किसको माना जाता था? तो गाय को। अघन्य किसे कहा जाता है? जिसकी हत्या न किया जाए, ठीक है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद में मिलती है, आपको ध्यान रखना है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की सबसे पहले चर्चा मिलती है तो वह उपनिषद में मिलती है, ठीक है। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता है किसे? तो बृहस्पति को, ध्यान रखिएगा। वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था किसे? कुरु एवं पांचाल क्षेत्र को, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की जो धुरी समझा जाता था कुरु एवं पांचाल क्षेत्र को, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से, ध्यान रखिएगा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। और इसमें जो है होता का क्या मतलब है, ठीक है। ऋग्वेद के संदर्भ में जो श्लोक हैं उनका जो उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ये 3 बार किया गया है, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में 3 बार किया गया है। और गंगा नदी का जो उल्लेख है, गंगा नदी का उल्लेख ये 2 बार किया गया है, ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अभी के वर्तमान समय में भारत की सबसे पवित्र नदी जो है गंगा समझी जाती है, गंगा मानी जाती है।
लेकिन ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी थी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, और इसे ही मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया जाता था, वह नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, और यह सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल की। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है कौन सी? तो वाजसनेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? तो ऋषि गौतम राहुगढ़। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो है में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो वो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है, कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। ठीक है, गोपद ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण एक प्रकार का ग्रंथ है जो इसका संबंध अथर्ववेद से है। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो किस में मिलते हैं निराशावाद के तत्व? सबसे पहले तो मैत्रायणी में। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का उपनिषद है मैत्रायणी, और इस उपनिषद में ही पहली बार निराशावाद के तत्व जो हैं दिखाई देते हैं। ठीक है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप सभी को पता होगा भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है तो कहाँ से? तो ये ईरान से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। जिंद अवेस्ता जो है ईरान का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, हिंदू संस्कृति का, उसी तरह जिंद अवेस्ता ईरान की जो पवित्र संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषणों से संबंधित जो चीज़ें थी उनको कहा जाता था। ठीक है, 14वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व तक एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? बोगजकोई से। ध्यान रखिएगा, एशिया माइनर के क्षेत्र में बोगजकोई से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, और यह कब का है? तो 14वीं शती ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है पहली बार। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? यह सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह कठोपनिषद है। ठीक है, ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है। ठीक है, कौन सी नदी है? वो कुंभा नदी है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुंभा नदी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुंभा नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है श्रेष्ठ जन। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ये सवाल कई बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और कई अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। अध्वर्यु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है, अध्वर्यु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो कैकेयी राज्य के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वो किस राज्य के शासक थे? तो कैकेयी राज्य के शासक थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो ये मनु को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मनु को। इनका एक पवित्र ग्रंथ है मनुस्मृति जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अभी हमने ये फैक्ट पीछे आपको डिस्कस किया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कहाँ पर? किस चीज़ के लिए? तो रेशम के लिए। ध्यान रखिएगा,
कौशेय जो शब्द है उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था? तो रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है उसका उसे क्या कहा जाता है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक उत्तम व्यक्ति के संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है, इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में। आपने इतिहास को काफ़ी दिन से पढ़ा होगा, ठीक है, समझा होगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि इतिहास शब्द है इसका उल्लेख पहली बार कहाँ पर मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और उनकी जीवनी और शिक्षाओं के संदर्भ में जो सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। आप सभी को पता होगा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के संदर्भ में किसे कहा जाता है? किस घटना को? तो गृह त्याग को। बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, तो ये कहाँ पर है? सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश जो हैं संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश का किया गया है। दोस्तों, ये सवाल काफ़ी डीप है। आपको लगता होगा कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में भी ऊपर से सवाल पूछे जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सवाल काफ़ी डीप है। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? तो ये सारनाथ में। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी कहाँ पर? वैशाली में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणियों में स्त्रियों का जो प्रवेश है उसमें अनुमति कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था। बौद्ध संघ का जो प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है, अब बुद्ध के संदर्भ में जो सभाएं हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये स्थान कौन सा है? तो राजगृह में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था? तो ये 383 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, और वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सबा कामी की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रखिएगा, और कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक इससे 100 साल बाद, ध्यान रखिएगा, देखो 483 से 383, ठीक है, 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है 255 ईसा पूर्व में किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे इस संगीत के उस समय मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाना है। तो मोगलीपुत्र तिस्स का नाम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तिस्स लिखा रहेगा। तिस्स से क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है। तो यानी कि तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन है ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो एक कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र या अश्वघोष इसके जो अध्यक्ष थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था?
कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कुंडल वन में हुआ था, वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था, आपके ऑप्शन के हिसाब से जो भी हो। और उसमें शासनकाल उस समय किसका था, तो कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है। और बुद्ध के संदर्भ में त्रिपिटक किसे कहा जाता है, तो बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है किसको, तो बुद्ध, धम्म और संघ को। ठीक है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है किसको इंगित करता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कहाँ पर, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अभी हमने आपको ऊपर बताया था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो वो कौन सा है, तो विनय पिटक है। ध्यान रखिए, विनय पिटक जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है। विदेशी राजा जिसने इस समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, वह था कौन, तो मेघवर्मन था। ठीक है। मेघवर्मन एक विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए। ठीक है। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन से थे, तो मल्लिक और तपस्सु। ध्यान रखिएगा। बोध गया में, कहाँ पर, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन थे, एक का नाम क्या था, मल्लिक, और दूसरे का नाम क्या था, तपस्सु। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये राजगृह में स्थित है, बिहार में। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग्ग जो है नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हीनयान से संबंधित है। बाद में बौद्ध धर्म का हीन विभाजन जो हो गया था हीनयान और महायान में, तो उसमें विशुद्धिमग्ग जो है नामक पुस्तक हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन था, कि क्या था, तो नागार्जुन था। ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो नागार्जुन था। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है, तो कौशाम्बी है। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्धों की और जैनियों की दोनों की एक प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है, कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ये जो धर्म थे ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र जो था वो प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, तो कुषाण काल में। ध्यान रखिएगा। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, कुषाण काल में। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, तो वो धर्मपाल थे। ठीक है। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सांची के। ध्यान रखिएगा। सांची के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कहाँ पर, सांची में। वह पवित्र स्थल, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, कौन सा, बोध गया। ध्यान रखिएगा। बोध गया जो बौद्धों का पवित्र स्थल है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको, गौतम बुद्ध को। हो सकता है आप सभी को पता हो एशिया का जो है ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार से संबंधित था। ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध जीवक था ये राजकीय वैद्य था और ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी
किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश कुमार, अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला के। ध्यान रखिएगा, तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार की महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। चलिए दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। तीर्थंकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तीर्थंकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम है तो अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मनु सुव्रत नाथ। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। तीर्थंकरों का जो है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनका जो कालक्रम दिया गया है, ये सवाल काफ़ी टफ था तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले कौन थे? अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मनु सुव्रत नाथ। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था तो किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? जामाली। ध्यान रखिएगा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म। ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जो है, किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म से संबंधित है ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खली गोसाल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्ध मगधी में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। यापनीय एक संप्रदाय था, किसका? जैन धर्म का। ध्यान रखिएगा, यापनीय एक जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। या वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है तो पाटलिपुत्र की जैन सभा में हुआ था। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? जैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रभासगिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल है वह जैन है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ध्यान रखिएगा, वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह जैन धर्म है। ठीक है। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है कौन सी? आगम सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं कौन से? आगम सिद्धांत के नाम से जानी जाती हैं। वो वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के जो विश्वास है उसको अस्वीकार कर दिया है चारवाक संप्रदाय ने। ठीक है, चारवाक दर्शन ने जो है पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो कुछ फैक्ट थे उनको देख लिया है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपका ये पहला वीडियो है तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो रहा हो, क्योंकि आपको कम समय में सारी चीज़ों को कवर करना है, तो इसलिए थोड़ी देर तक अपने आप को पेशेंस के साथ बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पर हम मौर्य वंश और अशोक सम्राट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, आपके लिए लाभकारी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो अन्य आगे के जो वीडियो आए वो उनसे आपको समय रहते सारी सूचनाएं मिल पाएँ और आप जल्दी से उनका रिवीजन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।